हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2014 रिलीज्ड रियल इवेंट्स इंस्पायर्ड हॉरर सेगमेंट के बारे में, जिसका नाम है शेप ऑफ द इविल। इस कहानी की शुरुआत होती है 2006 में जे और ओल्गा को दिखाते हुए, जो अपने दोनों बेटी के साथ अपने नए घर में शिफ्ट कर रहे थे। ये उनका पहला अपना घर था और इसे ही आखिरी बनाने का प्लान किया था उन्होंने। इसीलिए ही तो अपने हैसियत से ज्यादा खर्च करके इस 18th सेंचुरी महल में इन्वेस्ट किया था, सिर्फ और सिर्फ इसके पॉश लोकेलिटी और अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के बारे में सोचकर। उन्हें लगा था कीमत ज्यादा है तो क्या, एक सुकून भरी जिंदगी तो मिलेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनका यह सपनों का आशियाना बहुत जल्द एक खौफनाक सच्चाई में बदलने वाला है, जो उनके जिंदगी को तबाह कर देगी। सुकून तो दूर की बात है, चैन की सांस लेने का मौका तक नहीं मिलेगा उन्हें। इनिशियली उन्हें कुछ अलग फील नहीं होता। कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने थे, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम था, तो पहले 6 महीने उसी हड़बड़ी में बीत जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग नए घर में सेटल करते हैं, एक रूटीन फॉर्म होने लगता है। घर में अजीबोगरीब हादसे भी तभी से शुरू हो जाते हैं। जैसे एक रात की बात है, जब ओल्गा अकेले ड्राइंग रूम में कुछ वक्त बिता रही थी, तो उसे नॉकिंग की आवाज सुनाई देने लगती है, जो धीरे धीरे थंपिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ में शुरू होता है स्क्रैचिंग। ये आवाज किसी एक जगह से नहीं आ रही थी, हर तरफ, हर दीवार और हर कोने से आ रही थी। तो ऑब्वियसली ओल्गा घबरा जाती है, जे को बुलाती है। उसे लगता है ये जरूर किसी नेबर के बच्चों की शैतानी होगी, तो वो झट से बाहर निकल जाता है चेक करने। सरप्राइजिंगली बाहर तो कोई नहीं था। दूर दूर तक खाली पड़ा था उनका फ्रंट यार्ड। उधर अंदर भी तब तक सब कुछ शांत पड़ चुका था, इसलिए वो लोग इस बारे में उतना सीरियसली नहीं सोचते। जे कहता है जरूर कहीं कोई पाइप लूज हो गई होगी, पुराना घर है, इको हो रहा होगा। दूसरा हादसा होता है इसके कुछ दिनों बाद, रात के 3:30 बजे, जब जे और ओल्गा दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक ही उन्हें बेबी मॉनिटर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, एक बेहद शार्प स्टैटिक साउंड जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और जैसे ही जे उसे ऑफ करने जाता है, उन्हें वहां से एक भयानक आवाज सुनाई देती है। कोई इनह्यूमन आवाज में कहता है, यू ऑल आर गोइंग टू डाई, मतलब तुम सभी मरने वाले हो। अब रात के 3:30 बजे अपने बेटियों के कमरे से ऐसी आवाज सुनकर डर तो लगेगा ही ना। एक झटके में जे और ओल्गा दोनों की नींद टूट जाती है। वो दोनों भागते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन वहां तो सब कुछ ठीक था। उनके दोनों बच्चे ही आराम से सो रहे थे, कहीं कोई डिफरेंस नहीं था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो माइक्रोफोन था वो तो बंद पड़ा था। तो वो बातें किसने कही? दोनों को एक साथ तो गलतफहमी नहीं हो सकती ना। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि यहाँ कुछ तो अब नॉर्मल चल रहा है। जहां ओल्गा मन ही मन डरने लगी थी, वहां जे चीजों को नजरअंदाज करने लगा था। उसे लगा था इग्नोर करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे चीजें और बिगड़ने लगती है। घर का माहौल दिन ब दिन हैवी होने लगता है, एक ग्लूमीनेस, एक नेगेटिविटी छाने लगता है हर कोने में। इतने बड़े घर में भी जैसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और इस सब का सबसे बुरा असर पड़ता है ओल्गा पर। वो एकदम से बीमार पड़ जाती है, हमेशा सहमी सहमी सी रहने लगती है। बस कुछ ही महीनों में उसकी पर्सनालिटी ही जैसे कंप्लीटली बदल चुकी थी। ऐसे में जे डिसाइड करता है कुछ दिन घर रहकर अपने फैमिली का टेक केयर करने का। और तभी एक दिन फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती है उसे। सरप्राइजिंगली ये आवाज भी उनके बच्चों के कमरे से ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी स्टिक को बेड रेलिंग के अगेंस्ट ड्रैग कर रहा है बार बार। लेकिन उनके दोनों बेटी तो उनके सामने बैठी है, तो ऊपर कौन है? जय उसी वक्त भागता है चेक करने। बीइंग एन एक्स मिलिट्री ऑफिसर, उनके अंदर साहस की कोई कमी नहीं थी, ना आसानी से हार मानने वालों में से थे वो। उन्हें तो बस एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए था इस सब का, जिससे वो अपने परिवार को कंसोल कर पाए। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार भी वो उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि इस बार भी हमेशा की तरह उन्हें कमरा खाली मिलता है, एज इफ वहां कभी कोई था ही नहीं। इधर नीचे हम उनके 2 बेटियों को बातें करते हुए सुनते हैं कि ये जरूर कैसी होगी। अब ये बात ओल्गा भी सुनती है, लेकिन वो गौर नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कैसे उनके बेटियों की इमेजिनरी फ्रेंड है। लेकिन क्या ये फ्रेंड सच में इमेजिनरी है?
उधर जे को फिर से आवाजें सुनाई देने लगी थी, इस बार एटिक से। तो वो ऑलमोस्ट श्योर था कि इस बार वो उस कल्प्रिट को ढूंढ निकालेगा, क्योंकि एटिक का बस एक ही दरवाजा है, तो भागने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। एटिक में जाकर भी जे को कोई नहीं मिलता, लेकिन किसी का प्रेजेंस जरूर फील करता है जे, ऐसे कोई छुपकर उसे देख रहा है। जे तो उसे देख नहीं पाता, मगर उसके निकल जाते ही हम एटिक में एक लड़की को देख पाते हैं, जिसने बहुत ही ओल्ड कपड़े पहने थे, जिसका स्किन बिल्कुल पेल था और आंखें लाल थे। डेफिनेटली ये कोई इंसान तो नहीं हो सकती, तो ये थी कौन? वो किसी को दिखाई नहीं देती है, इसीलिए किसी के दिल में यह सवाल भी पैदा नहीं होता। मगर जो सबसे डिस्टर्बिंग था इस परिवार के लिए, वो था एक कांस्टेंट फियर में जीना, स्पेशली ओल्गा के लिए। उसे ही पूरा दिन घर में रहना पड़ रहा था, तो इस चीज को फील भी वही सबसे ज्यादा कर रही थी। इनफैक्ट उसे तो अकेले ऊपर जाने से भी डर लगने लगा था। दिन के उजाले में भी पूरे घर में शमशान की सन्नाटा गूंज रही थी। बस बीच बीच में सुनाई दे रही थी एक विस्परिंग, यू ऑल आर गोइंग टू डाई। ऊपर से एक दिन जब ओल्गा बेसमेंट में काम कर रही थी, तो उसे काला साया भी नजर आता है, जिसके सर पर 2 हॉर्न्स थे। इसका शरीर तो इंसान की तरह था, मगर सर किसी जानवर की तरह लग रहा था। उसमें ग्राउल कर रहा था वो, जिससे आसपास की चीजें कांपने लगे थे। डर से ओल्गा की हालत खराब हो जाती है। वो भागती है ऊपर की तरफ, मगर इस हॉन्टिंग प्रेजेंस से पीछा छुड़ा नहीं पाती। उसके सामने जमीन पर जो खिलौने पड़े थे, वो सारे के सारे एक साथ ऑन हो जाते हैं। पागलों की तरह उसके चक्कर काटने लगते हैं। उनकी आवाज से ओल्गा को चक्कर आने लगे थे। वो जे को बुलाती है, मगर वो भी कुछ कर नहीं पाता। फाइनली जब ओल्गा फ्रस्ट्रेशन में चीखने लग जाती है, तब जाके बंद होता है सब। मगर इससे ओल्गा की परेशानी दुगनी हो जाती है। वो और एक दिन भी इस घर में रहना नहीं चाहती थी, मगर उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। लोन में डूबे हुए थे वो। इस घर से निकले तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि जे सिचुएशन को समझ नहीं रहा था। डर तो उसे भी लग रहा था, मगर वो प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की डिसाइड करता है, जिसके लिए उसे इस घर की हिस्ट्री जाननी थी। तो एक दिन वो अपने दोस्त के साथ शहर के टाउन हॉल में जाकर इस घर से रिलेटेड सारे पेपर्स ढूंढ निकालते हैं, और उनके रिसर्च से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलती हैं उन्हें कि ये घर जब से बना है, उसके बाद से ही कई बार इसका ओनर चेंज हुआ है। कोई भी यहाँ 1 या 2 साल से ज्यादा टिक नहीं पाया। साथ ही साथ यहाँ 15 से भी ज्यादा मौतें भी हो चुकी है। कुछ एक्सीडेंट्स, तो कुछ सुसाइड, तो कुछ मर्डर्स भी। और सिर्फ घर में रहने वाले लोग ही नहीं, उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिनका भी इस घर से नाता था, जो भी यहाँ आते जाते थे, उनके साथ भी हमेशा कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। आज तक जो भी इस घर के कांटेक्ट में आए, कभी उनका भला नहीं हुआ। ये तो रिकॉर्ड है इस घर का। जे और उसके दोस्त माइक दोनों ही बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं। माइक तो स्पेशली, उसके भी अपने परिवार है, तो क्या भी उन पर भी हमला होगा? मगर इस डर से वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे अकेला छोड़ दे। बहुत कश्मकश में पड़ जाते हैं वो। इधर जे भी बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अभी तो उन्हें प्रॉब्लम की जड़ भी समझ आ चुकी थी। जिस घर में इतने सारे मौतें हुई है, वहां ऐसे हॉन्टिंग्स तो होगी ही ना। क्या पता शायद वो आत्माएं अभी भी वहीं पर कैद हो और उनके प्रेजेंस से डिस्टर्ब हो रहे हो। श्योर होने के लिए जे अगले दिन ही एक पैरानॉर्मोलॉजिस्ट ऑरलैंडो और उसके ग्रुप को घर बुलाते हैं। लेकिन उनके आने पर सब जैसे शांत पड़ चुका था। ना उनके कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, ना उनके डिवाइस में कुछ चेंजेस आ रहे थे। बाकी मेंबर्स ने तो सोच ही लिया था कि यहाँ कुछ नहीं है। बस ऑरलैंडो का सिक्स सेंस उसे बार बार ऊपर की तरफ कुछ इशारा कर रहा था, और उस तरफ जाते ही ग्रुप पे साइकिक को भी वो एनर्जी फील होने लगती है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी वश में कर लेता है उसे, और इमीडिएटली एक अलग ही इंसान में बदल जाता है। वो बहुत ही क्रीपीली हंसने लगता है और एक इनह्यूमन आवाज में कहता है, तुम सब मरोगे, नरक के आग में जलोगे। जब ऑरलैंडो उससे बात करने जाता है तो वो उस पर थूक देता है, और जो दूसरी लड़की कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, उसे तो बस देखकर ही हवा में उछाल देता है। वो किसी को समझने में देर नहीं लगती ये एंटिटी कितना शक्तिशाली है। एक इंसान को ऐसे हवा में उठाकर फेंक देना कोई आम बात तो नहीं ना, और ये कोई साधारण एंटिटी कर भी नहीं सकता।
ऑरलैंडो का मानना था ये जरूर कोई डीमन है। इस घर में जो इतने सारे मौतें हुई है उसके कारण से इस घर का ऑरा करप्टेड हो चुका है, नेगेटिव एनर्जी का हब बन चुका है ये घर, और उसी नेगेटिविटी ने इस डीमन को भी खींच लाया है। अभी ये डीमन ही इस घर में राज कर रहा है, यहाँ और कोई दूसरा एंटिटी नहीं है। इससे छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता पता था उन्हें, एग्जॉर्सिज्म इस घर का। मगर वो प्रोसेस आसान नहीं होने वाला। उन्हें चर्च की परमिशन चाहिए होगी, एविडेंस दिखाकर उन्हें कन्वेंस करना होगा, जिसमें काफी हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन क्या तब तक जी और ओल्गा इंतजार कर पाएंगे? अब जहाँ एक दिन रहना भी मुश्किल लग रहा था, वहाँ कई हफ्ते रुकना तो नाइटमेयर के समान था, स्पेशली दो छोटे बच्चों के साथ। लेकिन ये परिवार मजबूर था, उन्हें रहना ही पड़ता है, इंतजार करने के सिवा और उनके पास ऑप्शन नहीं किया था। लेकिन इसी बीच एक रात कुछ ऐसा होता है जो जे को अंदर से बिल्कुल तोड़ देता है, उसके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। एक्चुअली उस रात जब वो और ओल्गा गहरी नींद में सो रहे थे तो हम एक लड़की को देखते हैं उनके कमरे में एंटर करते हुए। ये वही लड़की थी जिसे हमने पहले एटिक में भी देखी थी। तब जे उसे देख नहीं पाया, मगर आज वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। अब देर रात एक ऐसे घोंसले लड़की को अपने कमरे में देख कोई भी चौंक उठेगा, मगर जे को तो वो मौका भी नहीं मिलता। वो लड़की अचानक ही उस पर झपट पड़ती है और उसकी लाइफ फोर्स सक करने लगती है। जे जैसे पत्थर बन चुका था, अपना हाथ तक हिला नहीं पा रहा था वो, ना उसके गले से कोई आवाज निकल रही थी जिससे वो ओल्गा को बुला सके। अब ये सिर्फ डर था या फिर उस स्पिरिट ने उस पर कोई जादू किया था, वो तो ओनली गॉड नोस। मगर इसके कुछ देर बाद ही अचानक ही जे के आंखों के सामने वो लड़की एक बहुत ही भयानक फिगर में बदल जाती है, जिसका चेहरा बिल्कुल किसी जानवर की तरह था। यहाँ पर जे समझ चुका था कि यह वही डीमन है जो वेरियस डिस्गाइज में उन्हें सता रहा है। उसके सामने बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था वो। उसे ऐसा लग रहा था कि आज ही उसका आखिरी दिन है, बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। कुछ मिनट के अंदर ही जे को कंफ्यूज्ड छोड़कर वो डीमन गायब हो जाता है। जे समझ नहीं पाता क्या इतनी देर से वो सपना देख रहा था। नहीं, ये सिर्फ उसका सपना नहीं था, जिसका सबूत उसे मिलता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो नोटिस करता है उसके दोनों हाथ पर नाखून के निशान हैं, ठीक वहीं पर शैतान ने जहां पर उसे पकड़ा था। मतलब अभी वो उन्हें फिजिकली भी हर्ट करने वाला है। जे और ओल्गा दोनों ही अपने बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थे, कहीं ये शैतान उन्हें भी अपना शिकार न बना ले। बट सरप्राइजिंगली आज तक उनके साथ कभी कुछ नहीं हुआ था, ना कभी उन्होंने कुछ देखा था, ना कुछ महसूस करी थी। एक्चुअली वो शैतान शुरू से उनके आसपास ही था, उनके इमेजिनरी फ्रेंड कैसे बनकर, लेकिन किसी अनजान कारण से वो उन्हें हर्ट नहीं कर रहा था। मगर ओल्गा के लिए ये छूट नहीं थी। उसे तो कॉन्स्टेंटली टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अपने परिवार के लिए वो स्ट्रांग रहने की डिसाइड करती है, बिल्कुल नॉर्मली लाइफ लीड करने लगती है, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर इससे काम नहीं बनता। उस शैतान का प्रेजेंस उसके इग्नोरेंस से बढ़कर था। एक दिन जब वो एटिक में अकेले कुछ काम कर रही थी तो उसे अचानक ही गूज़बम्प्स आने लगते हैं और उसका सिक्स्थ सेंस कहता है कोई उसे देख रहा है। वो उसी वक्त अजय को बुलाती है और उसे भी सेम फीलिंग्स होने लगता है। मगर इस बार सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें साथ में किसी का फुटस्टेप्स भी सुनाई देती है, जो धीरे धीरे हुफ स्टेप्स में बदल जाता है। उनके आसपास चारों तरफ जमीन पर हुफ प्रिंट्स बनने लगते हैं, एज इफ कोई जंगली जानवर चक्कर काट रहा हो उनका। वो समझ जाते हैं ये वही शैतान है अपने असली रूप में। उनके बीच रियलिटी का एक बहुत ही थिन कर्टेन था। दोनों अलग रीम से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये शैतान उनके लाइफ में हावी होने लगा था। उन्हें फिजिकली एंड मेंटली टॉर्मेंट कर रहा था वो। इस समय सिर्फ ऑरलैंडो था जिस पर जे भरोसा कर सकता था, मगर उसके साथ भी कुछ ऐसा होता है जिससे वो बैक ऑफ करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि इसका असर उसके परिवार पर पड़ रहा था। जब से उसने ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था, उसके बेटे को हॉरिबल नाइटमेयर्स आने लगे थे, जिसमें वो खुद को इस घर में देख रहा था बार बार, और एक क्रीपी ओल्ड मैन चेस कर रहा था उसे। बहुत ही भयानक था उसका चेहरा, बिल्कुल किसी काले भैंस की तरह। बेचारी की तो तबीयत ही खराब होने लगी थी इसके वजह से। ऑरलैंडो के लिए ये एक क्लियर वार्निंग था। वो शैतान उसे दूर रहने के लिए कह रहा था इस सबसे, तो वो और रिस्क कैसे ले।
मजबूरन उसे ये केस छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन वो जे की मदद करना बंद नहीं करता। उसके रेफरेंस से एक और एक्सपर्ट की खोज मिलती है जे को, मिस्टर बॉब बेकर नाम से। वो ऑरलैंडो से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड थे और शायद ज्यादा सेंसिटिव भी, इसीलिए घर में घुसते ही उस शैतानी रूह को सेंस कर लेते हैं वो। उन्हें भी एग्जैक्टली वैसी ही आवाज सुनाई देती है जैसे जियो और ओल्गा को सुनाई दी थी, किसी जानवर की भारी हुफ स्टेप्स, जो एटिक के सीढ़ियों से होते हुए उनके तरफ ही आ रहा था। वो उसे देख तो नहीं पाते, मगर इस वाइब्रेशन को क्लियरली फील कर पा रहे थे। और जैसे ही वो आवाज बंद होती है, उन्हें अपनी पीठ पर एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है, जहां चेक करने पर दिखाई देता है 9 लंबे लंबे स्क्रैचेस। बहुत तकलीफ होती है उन्हें, मगर इससे उन्हें डिसीजन लेने में आसानी भी होती है। उनके मदद से जे और ओल्गा की बात चर्च तक पहुंच जाती है बहुत जल्द। मगर एक्सॉर्सिज्म कोई खेल तो नहीं था, काफी प्रिपरेशन की जरूरत थी, जिस कारण से उन्हें और कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहा जाता है। मगर उस दिन घर लौटते ही उनके ऊपर फिर से जानलेवा हमला होता है। जब सभी गाड़ी से उतर चुके थे तो गाड़ी अपने आप ही चलकर ओल्गा को हिट करने की कोशिश करती है। अब वो लकी थी इसलिए बच गई या उस शैतान की मर्जी थी, ये तो पता नहीं, मगर इससे उसका कॉन्फिडेंस कंप्लीटली खत्म हो चुका था। ये शैतान तो जैसे मजाक कर रहा था उनके साथ, खेल रहा था उनके जिंदगी से, और बार बार उन्हें यह समझा रहा था कि वो कितने पावरलेस है उसके सामने। मे बी इस पॉइंट पे वो लोग घर छोड़ने की डिसाइड कर भी लेते, मगर उन्हें ऑलरेडी बॉब से पता चल चुका था कि वो शैतान अब सिर्फ इस घर से नहीं, डायरेक्टली उनके जिंदगी से जुड़ चुका है। यहाँ से भागकर भी उन्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। वो लोग जहां भी जाएंगे ये शैतान उनका पीछा करेगा। उससे बचने का बस एक ही उपाय है, उसका सामना करना। डर से काम नहीं चलेगा, डट कर सामना करना होगा उन्हें। जे और ओल्गा वैसे ही करते हैं, और बस कुछ ही दिनों के अंदर ही एक बहुत एक्सपीरियंस्ड एग्जॉर्सिस्ट आ पहुंचते हैं उनके घर। अपने होली प्रेयर से घर को क्लेंस करते हैं और स्पिरिट को दूर जाने पर मजबूर कर देते हैं। साथ में दोनों बच्चों को रीबैप्टाइज भी करते हैं वो, जिससे वो काला साया फिर कभी उनके पास ना आ पाए। फॉर्चुनेटली इससे काम भी बनता है। एग्जॉर्सिज्म के बाद से ही घर के माहौल में तुरंत बदलाव आने लगते हैं। कहीं कोई आवाज नहीं, कोई ईरीनेस नहीं। फाइनली कंफर्टेबल लाइफ जीने लगते हैं ये परिवार, ठीक जैसे उन्होंने इस घर को खरीदते वक्त एक्सपेक्ट किया था। फॉर्चुनेटली उसके बाद से और कभी कुछ नहीं होता, ना उन्हें कभी कुछ फील हुआ, ना बच्चों को कभी अपनी दोस्त दिखाई दी। मगर हाँ, उन्हें भी पता था खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। उन्हें हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत थी, स्पेशली बच्चों के मामले में। अब ऐसे तो पूरी जिंदगी जीना पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए वो एक रियल्टर से कांटेक्ट करके इस घर को लिस्टेड कर देते हैं, और अभी बस उन्हें सही बायर का इंतजार है जो उन्हें एक सही प्राइस दे। लेकिन क्या कोई जानबूझकर इस हॉन्टेड हाउस को खरीदना चाहेगा? भले कितना ही सब कुछ ठीक क्यों ना हो गया हो, कौन चाहेगा एक डीमन के साथ घर शेयर करना? गॉड नोज। दूसरी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, और मैं भी इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं एक ऐसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।